वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 220 और 220 पेज के ऊपर 6 नंबर का शीर्षक है निश्चय रूप ब्रह्म ज्ञान का लक्षण। मिल गया। तो संशय रूप भ्रम का लक्षण और उसके भेद बता दिए। अब निश्चय रूप भ्रम का क्या लक्षण है उसका विचार अब करना है, क्योंकि भ्रम के 2 प्रकार बताए थे, संशयात्मक भ्रम, निश्चयात्मक भ्रम। तो संशयात्मक भ्रम का विचार हुआ, अब निश्चयात्मक भ्रम का विचार करना है। ठीक है, तो देखिए फिर संशय निश्चय भेद से भ्रम ज्ञान 2 प्रकार का है। बराबर, भ्रम ज्ञान के 2 प्रकार, संशय भ्रम, निश्चय भ्रम। संशय भ्रम का निरूपण किया ऊपर, अब निश्चय भ्रम क्या है, तो निश्चयात्मक भ्रम क्या होता है उसको अब बता रहे हैं। संशय से भिन्न ज्ञान को निश्चय कहे हैं। पहले निश्चय किसको कहते वो बताया। संशय को छोड़कर जो भी ज्ञान होता है उस ज्ञान को कहते हैं क्या, निश्चयात्मक ज्ञान। फिर हो सकता है वो यथार्थ ज्ञान भी हो, चाहे भ्रम ज्ञान हो। संशय से भिन्न है तो हो गया निश्चयात्मक। अब उस ज्ञान का यदि बात नहीं होता है तो यथार्थ, बात होता है तो भ्रम, अयथार्थ। संशय से भिन्न ज्ञान को निश्चय कहे हैं। लग गया। शुक्ति का शुक्तित्व रूप से यथार्थ ज्ञान, सामने रखिए कौन, शुक्ति, और ज्ञान हो गया इयम शुक्ति, तो कैसा ज्ञान हुआ, यथार्थ, निश्चय रूप ज्ञान है, यथार्थ है। शुक्ति का शुक्तित्व रूप से यथार्थ ज्ञान और शुक्ति का रजतत्व रूप ते भ्रम ज्ञान, दोनों संशय ते भिन्न ज्ञान होने ते निश्चय रूप है। अब शुक्ति का ही ज्ञान हो रहा है किंतु रजतत्व रूप से हो रहा है, किंतु शुक्ति का रजतत्व रूप से जो ज्ञान हो रहा है वह भी निश्चयात्मक ही ज्ञान है। अंतर इतना ही है कि वो भ्रम है। लगे निश्चयात्मक भ्रम, क्योंकि उसका बाद होता है। तो शुक्ति का रजतत्व रूप से भ्रम ज्ञान ये भी संशय से कैसा है, भिन्न, और संशय से भिन्न होने के कारण निश्चय रूप है। हाँ, भ्रम ज्ञान दोनों संशय से भिन्न ज्ञान होने से निश्चय रूप है। ठीक है, आगे बाधित अर्थ विषयक जो संशय से भिन्न ज्ञान सो निश्चय रूप भ्रम है। निश्चय रूप भ्रम का लक्षण हुआ है, बाधित अर्थों को विषय कर रहा है ज्ञान और संशय से भिन्न है, तो फिर वो क्या हो गया, निश्चय रूप भ्रम। समझ में आया। भ्रम क्यों, बाधित अर्थों को विषय कर रहा है, बराबर। और निश्चय क्यों, संशय से भिन्न है। बाधित अर्थ विषय जो संशय से भिन्न ज्ञान सो निश्चय रूप भ्रम है। हो गया, निश्चय है ना, तो वहां क्या लिखेंगे, रूप भ्रम, निश्चय रूप भ्रम है। नीचे से 4वीं पंक्ति, निश्चय रूप भ्रम है। मिल गया। शुक्ति में रजत विनिश्चय का विषय रजत है। शुक्ति में रजत का निश्चय हुआ तो उस ज्ञान का विषय कौन है, वहां पर रजत। उसका शुक्ति के ज्ञान से क्या हो जाता है, बाध। शुक्ति में रजत विनिश्चय का विषय रजत है, सो बाधित है। काहे थे बाधित है, मतलब क्या, तो संसार दशा में ही शुक्ति के ज्ञान थे रजत का बाध हो गए। संसार दशा में मतलब ब्रह्म ज्ञान होने के पहले संसार काल में ही शुक्ति का ज्ञान होने पर रजत का क्या होता है, बाध। अतः रजत ज्ञान का विषय जो रजत वो क्या है, बाधित। संसार दशा में शुक्ति के ज्ञान थे, रजत का बाध होवे। लग गया। ब्रह्म ज्ञान बिना जाका बाध न होवे सो अबाधित कहिए। अबाधित किसको कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान के बिना बाध नहीं होता है, होगा तो ब्रह्म ज्ञान से ही बाध होगा। ऐसे जो विषय होते उनको कहते हैं क्या, अबाधित। घट पट मठ पृथ्वी जल आकाश ये सब कैसे, अबाधित। अबाधित क्यों है, ब्रह्म ज्ञान से ही उनका बाध होता है। ब्रह्म ज्ञान होने के पहले वो संसार दशा में अबाधित है। अबाधित मतलब ब्रह्म की तरह त्रैकाला बाधित ऐसा नहीं। ब्रह्म ज्ञान बिना जाका बाध न होवे सो अबाधित कहिए। और ब्रह्म ज्ञान बिना ही शुक्त्यादिकन के ज्ञान ते जाका बाध होवे सो बाधित कहिए।
ब्रह्म ज्ञान बिना, ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, शुक्ति का ज्ञान हुआ, और शुक्ति के ज्ञान से क्या हो गया? बाद हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? बाधित। और ब्रह्म ज्ञान बिना ही शुक्ति आदि कन के ज्ञान तेजा का बाद होवे सो बाधित कहिए, लग गया। अथवा प्रमाता के बाद बिना, दूसरी परिभाषा बाधित अबाधित की, एक तो हो गई। अब प्रमाता के बाद बिना जाका बाद नहीं होवे सो अबाधित कहिए। प्रमाता अंतकरण विशिष्ट चैतन्य है कि नहीं, उसका बाद जब तक नहीं हुआ है कि नहीं, बाद बिना, उसका बाद हुआ नहीं, तो भी संसार दशा में किसी चीज का बाद हो रहा है तो उसको कहते क्या? बाधित। और प्रमाता के बाद बिना जाका बाद नहीं होवे उसको क्या कहेंगे? अबाधित। प्रमाता का बाद होने पर ही बाद होता है, प्रमाता के बाद होने तक बाद होता नहीं, ऐसे विषय को क्या कहते? अबाधित। ये सभी व्यवहारिक प्रपंच प्रमाता के बाद बिना जाका बाद नहीं होवे तो अबाधित कहिए, लग गया। प्रमाता के होने ते जाका बाद होवे सो बाधित कहिए। प्रमाता है बराबर, उसका बाद हुआ नहीं, उसके बाद होने के पहले व्यवहार में किसी का बाद हो जाता है, तब उसको क्या कहेंगे? बाधित। प्रमाता के होने ते, प्रमाता विद्यमान है, उसका बाद हुआ नहीं, किंतु सर्प और रजत इनका क्या हो जाता है? बाद। जाका बाद होवे सो बाधित कहिए। अबाधित दो प्रकार का होवे, उसमें भी फिर अब बाधित अबाधित समझ में आया, उसमें भी अबाधित दो प्रकार का, एक तो सर्वदा अबाधित होवे है, दूसरा व्यावहारिक अबाधित होवे है। सर्वदा अबाधित मतलब कभी भी जिसका बाद होता नहीं, ऐसे एक ही है, कौन? ब्रह्म तत्व। एक तो सर्वदा अबाधित होवे, दूसरा व्यावहारिक अबाधित होवे, लग गया। जिसका सर्वदा बाद नहीं होवे ऐसा चेतन है, कभी भी जिसका बाद नहीं होता है वो क्या है? चेतन परमात्मा। जिसका सर्वदा बाद नहीं होवे ऐसा चेतन है। व्यवहार दशा में बाद नहीं होवे ऐसा अज्ञान और महाभूत तथा भौतिक प्रपंच है। जिनका व्यवहार दशा में बाद होता नहीं है, अज्ञान माया, उसका कार्य पंचमहाभूत, उस भूतों का कार्य भौतिक प्रपंच, ये सभी। आगे सुखादिक प्रातिभाषिक है, सुख दुख ये कैसे है? प्रातिभाषिक, प्रतीति काल में उनको सत्ता है, अन्य काल में सत्ता नहीं है। सुखादिक प्रातिभाषिक है तो भी ब्रह्म ज्ञान बिना सुखादिकन का बाद होवे। ब्रह्म ज्ञान होने पर ही सुख दुखादि क्या है? मिथ्या, बाद होता है, तब तक अतः वो भी क्या है? व्यवहारिक है। कौन? सुख दुखादि। ब्रह्म ज्ञान बिना सुखादिकन का बाद होवे नहीं, या तो अबाधित है, लग गया। प्रातिभाषिक होने पर भी तिनका ज्ञान भ्रम नहीं, किंतु उनका ज्ञान क्या नहीं है? सुख दुख का ज्ञान भ्रम नहीं है। हम लोगों को सुख दुख जो हो रहा है, तिनका ज्ञान भ्रम नहीं। तैसे बाधित अर्थ भी दो प्रकार का होवे। अबाधित अर्थ दो प्रकार का बताया ना, उस प्रकार बाधित अर्थ भी दो प्रकार का। एक तो व्यवहारिक पदार्थावच्छिन्न चेतन का विवर्त, व्यवहारिक पदार्थ रज्जु, रज्जु पे चेतन का विवर्त सर्प, वो भी बाधित है कि नहीं? और ब्रह्माश्रित माया का विवर्त जगत, ये भी बाधित है, किंतु दोनों में अंतर है। एक तो ब्रह्म ज्ञान से बाधित होता है और एक ब्रह्म ज्ञान के बिना बाधित होता है। एक तो व्यवहारिक पदार्थावच्छिन्न चेतन का विवर्त है, दूसरा लग गया जी, दूसरा प्रातिभाषिक पदार्थावच्छिन्न चेतन का विवर्त है, लग गया। हाँ, व्यवहारिक पदार्थावच्छिन्न चेतन का विवर्त एक, दूसरा प्रातिभाषिक पदार्थावच्छिन्न चेतन का विवर्त। बोलेंगे इनके उदाहरण दे रहे। शुक्ति में रजत व्यवहारिक पदार्थावच्छिन्न चेतन का विवर्त है। शुक्ति पर जो रजत प्रतीत हो रहा है वो कैसा है? व्यवहारिक जो शुक्ति है कि नहीं, व्यवहारिक कौन है? शुक्ति है कि नहीं? हाँ, शुक्ति में जो रजत है वो कैसा है? व्यवहारिक पदार्थावच्छिन्न चेतन का विवर्त। व्यवहारिक पदार्थ शुक्ति, तदुपय चेतन उसका विवर्त है कौन? रजत। हाँ, काहे थे? शुक्ति रजत का अधिष्ठान शुक्तियावच्छिन्न चेतन है। शुक्ति रजत का मतलब शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो रजत,
उस रजत का अधिष्ठान कौन है? शुक्ति अवच्छिन्न चेतन। और शुक्ति कैसी है? व्यवहारिक। अतः रजत कैसा हुआ? व्यवहारिक पदार्थ अवच्छिन्न चेतन का विवर्त। कौन? सर्प, रजत, दोनों जगह। व्यवहारिक है रज्जु, व्यवहारिक है शुक्ति। व्यवहारिक पदार्थ अवच्छिन्न चेतन का विवर्त सर्प भी है, इधर रजत भी है, बराबर। शुक्ति व्यवहारिक है। और स्वप्न में शुक्ति प्रतीत होवे वही के तामे रजत भ्रम होवे। अच्छा, इस प्रकार दिया उन्होंने। बाधित के दो प्रकार बताए। प्रपंच भी बाधित है, वो बात अलग, किंतु व्यवहार दशा में उसको अबाधित कहते हैं प्रपंच को। किंतु प्रपंच की बात छोड़िए, अर्थात माया उपहित चेतन का विवर्त जो जगत, उसकी चर्चा मत लीजिए। उसको छोड़कर बाधित दो प्रकार का है। अंतिम में वो प्रपंच भी बाधित है, वो बात अलग, किंतु व्यवहार दशा में वो व्यवहारिक है, उसको बाधित मत बोलिए अभी। उससे भिन्न बाधित व्यवहार काल में बाधित दो प्रकार का, एक तो व्यवहारिक पदार्थ अवच्छिन्न चेतन का विवर्त, दूसरा प्रातिभाषिक पदार्थ अवच्छिन्न चेतन का विवर्त। उसका उदाहरण जैसे स्वप्न पड़ा, स्वप्न में शुक्ति दिखाई दी, शुक्ति है सामने, किंतु भ्रम हुआ क्या? रजत का। तो रजत वहां पर विवर्त है, किसका? चैतन्य का। कौन चैतन्य? प्रातिभाषिक जो शुक्ति, क्योंकि स्वप्न की शुक्ति है ना, प्रातिभाषिक है, तो प्रातिभाषिक शुक्ति ऊपर चेतन का वो विवर्त है। कौन? स्वप्नकालीन शुक्ति के ऊपर प्रतीत हुआ रजत। स्वप्न में शुक्ति प्रतीत होए के तामे रजत भ्रम होवे, तिस रजत का स्वप्न में शुक्ति ज्ञान से बाद होवे। स्वप्न में प्रतीत हुए रजत का स्वप्न में क्या होता है? बाद होता है शुक्ति के ज्ञान से। रजत का स्वप्न में ही तीस रजत का स्वप्न में ही शुक्ति ज्ञान से बाद होवे, लग गया। तार रजत का अधिष्ठान, रजत का अधिष्ठान कौन है? शुक्ति अवच्छिन्न चेतन, स्वप्न शुक्ति। रजत का अधिष्ठान स्वप्न शुक्ति अवच्छिन्न चेतन है, लग गया। स्वप्न की शुक्ति प्रातिभाषिक है। स्वप्न की शुक्ति कैसी है? प्रातिभाषिक। इस रीति से बाधित पदार्थ दो प्रकार के है, लग गया। बाधित पदार्थ कितने प्रकार के हुए? दो। तिनका निश्चय कहिए, भ्रम निश्चय कहिए। उनका निश्चय क्या है? भ्रम निश्चय। आगे वो कहना ये। अब आगे 7 नंबर का शीर्षक, अध्यास का लक्षण और भेद। ब्रह्म ज्ञान में शास्त्र कारण का अनेक वाद है कि नहीं? ब्रह्म ज्ञान के प्रसंग में शास्त्रकारों का अनेक प्रकार का क्या है? वाद विवाद है। तिनके मत से विलक्षण भाष्यकार ने भ्रम का असाधारण लक्षण कहा है, लग गया। तिनके मत से क्या हुआ? बराबर है ना? पंक्ति, ब्रह्म ज्ञान में शास्त्र कारण का अनेकदा वाद है, मिल गई पंक्ति। तिनके मत से विलक्षण, जो अन्य शास्त्रकारों का मत है उनसे विलक्षण भिन्न लक्षण वाला भ्रम बताया है। किसने? भाष्यकार ने। तिनके मत से विलक्षण भाष्यकार ने भ्रम का असाधारण लक्षण किया है, लग गया। अर्थात अन्य लोगों ने जो भ्रम का लक्षण किया है उन लक्षण से भिन्न ही लक्षण भगवान भाष्यकार ने किया है। आद्य जगत गुरु जी शंकराचार्य जी महाराज असाधारण लक्षण किया है। जैसा भ्रम का स्वरूप अन्य शास्त्र वाले माने हैं, तिसमें यह वक्षमान लक्षण संभव है नहीं। जो हम लक्षण करने वाले हैं भाष्यकार के अनुसार भ्रम का, वह लक्षण उन लोगों के मत में जाएगा नहीं कि जिन्होंने क्या भ्रम का लक्षण आपने अपने हिसाब से किया है, स्वरूप बताया है। उस भ्रम, उनके भ्रम के स्वरूप में यह लक्षण जाएगा नहीं। तो बोलेंगे क्या है लक्षण बताओ ना, फिर तब कह रहे इसमें यह वक्षमान लक्षण संभव है नहीं, या तो असाधारण है। अन्य से असाधारण लक्षण कथन थे भाष्यकार का अन्याभिमत भ्रम के स्वरूप से अस्वरस है, लग गया। क्यों अन्य लक्षण कर दिया भाष्यकार भगवान ने? इसलिए कर दिया कि अन्य शास्त्रकारों ने जो भ्रम का लक्षण किया है उसमें रुचि नहीं है। किनको? भाष्यकार को। इसलिए स्वतंत्र लक्षण कर दिया। पंक्ति देखिए,
अन्य से, अन्य शास्त्रकारों से असाधारण लक्षण कहने थे। असाधारण भ्रम का लक्षण किया है किन्होंने? भाष्यकार ने असाधारण लक्षण किया है। किससे असाधारण? अन्य शास्त्रकारों की अपेक्षा असाधारण। असाधारण मतलब विशेष, साधारण मतलब सामान्य, असाधारण मतलब विशेष। अन्य से, अन्य शास्त्रकारों से असाधारण लक्षण कथन थे भाष्यकार का क्या? अन्यभिमत। अन्यभिमत मतलब अन्य लोगों ने माना हुआ जो भ्रम, उस भ्रम के स्वरूप में क्या है? अस्परस, रुचि नहीं है। तो बोलेंगे ठीक है, क्या लक्षण किया फिर बताओ? अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आभास अध्यास कहिए, लक्षण है अध्यास का। हाँ जी, क्या लक्षण है? अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आभास अध्यास कहिए, अध्यास भ्रम। बराबर, पीछे भी एक बार इस प्रकार लक्षण दिया गया था। स्वाभावाधिकरण में आभास को भ्रम कहे है। स्वाभाव, स्व अभाव, स्व रजत, स्वाभाव रजत अभाव, रजत अभाव का अधिकरण शुक्ति, उसमें आभास प्रतीति भ्रम गया था ना। अब ये दूसरा लक्षण कैसा? अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आभास भ्रम कहिए। जैसे अधिष्ठान शुक्ति, उसकी सत्ता व्यवहारिक सत्ता, उससे उसमें प्रतीत होने वाला रजत, उसकी सत्ता प्रातिभाषिक। अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आभास हुआ कि नहीं? भ्रम हो गया। ठीक, दो लक्षण याद रखिए। अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आभास अध्यास कहिए, घटा रहे उसको। जहाँ शुक्ति में रजत भ्रम होवे, सामने कौन है? शुक्ति। भ्रम हो रहा है किसका? रजत का। जहाँ शुक्ति में रजत भ्रम होवे तहा शुक्ति देश में रजत उपजय है। शुक्ति देश में क्या? रजत उत्पन्न होता है, अनिर्वचनीय है कि नहीं? ता का ज्ञान और तात्कालिक रजत, इन दोनों को सिद्धांत मत में आभास और अध्यास कहिए। रजत का ज्ञान और तात्कालिक उतने काल के लिए उत्पन्न हुआ जो रजत, तो दोनों भी क्या है? अध्यास, आभास है कि नहीं? रजत उत्पन्न हुआ वो भी अध्यास है, रजत का ज्ञान हो रहा है वो भी अध्यास है। फर्क इतना ही है, रजत उत्पन्न हुआ वो अर्थाध्यास है और रजत का ज्ञान वह ज्ञानाध्यास है। ता का ज्ञान और तात्कालिक रजत, इन दोनों को सिद्धांत में आभास और अध्यास लग गया। अन्य शास्त्र में रजत की उत्पत्ति माने नहीं, यह सर्वसे विलक्षणता है। बाकी के शास्त्रकारों ने क्या नहीं मानी है? शुक्ति पर रजत उत्पन्न होता है ऐसा उन्होंने माना नहीं। और वेदांत मत में अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होता है, अनिर्वचनीय सर्प उत्पन्न होता है। बराबर है, यही विशेषता है, यही विलक्षणता है। अर्थात अन्य शास्त्रों के यहाँ केवल ज्ञानाध्यास है, अर्थाध्यास नहीं। और वेदांत मत में अर्थाध्यास भी है, ज्ञानाध्यास भी है। बात समझ में आई? चलिए फिर अध्यास के अन्य शास्त्र में रजत की उत्पत्ति माने नहीं, यह सर्वसे विलक्षणता है। लग गया। केवल एक शास्त्रकार ऐसे कि जिन्होंने रजत की उत्पत्ति मानी है, वेदांत को छोड़कर, और एक शास्त्रकार, वो कौन? सत्ख्यातिवादी। उन्होंने भी रजत की उत्पत्ति मानी है, किंतु वो रजत उन्होंने सत्य माना है, भ्रम रूप में। इतना अंतर है। और वेदांत मत में भी रजत उत्पन्न होता है किंतु वह अनिर्वचनीय है, मिथ्या। एक सत्ख्यातिवाद में रजत की उत्पत्ति मानी है, ताके मत से भी विलक्षणता आगे कहेंगे, किंतु सत्ख्याति वाले का जो मत है उससे विलक्षण यह वेदांत का मत है। क्या दोनों में विलक्षणता है वो आगे कहेंगे। आगे व्याकरण की रीति से अध्यास पद के और अवभास पद के विषय और ज्ञान दोनों वाच्य है ना। अध्यास पद के वाच्य दोनों भी, विषय भी ज्ञान भी, विषय का अध्यास, ज्ञान का अध्यास। अवभास पद का भी वाच्य दोनों है, कौन? विषय भी ज्ञान भी। लग गया ना। अध्यास पद के और अवभास पद के विषय और ज्ञान दोनों वाच्य है। लग गया। याते अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास के भेद थे। अध्यास दो प्रकार का है। बराबर। अध्यास के दो भेद, अर्थाध्यास, ज्ञानाध्यास। अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न हुआ तो रजत का अध्यास
अर्थाध्यास। उसका ज्ञान भी अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ हम लोगों को, तो वो क्या हुआ? ज्ञानाध्यास। ठीक है। सर्प की उत्पत्ति अर्थाध्यास, सर्प ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञानाध्यास। या त्या अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास के भेद थे। अध्यास दो प्रकार का है, अर्थाध्यास अनेक प्रकार का है, उसमें भी अर्थाध्यास के अनेक भेद है। कैसे समझा रहे? कहूँ मतलब कभी कभी केवल संबंध मात्र का क्या होता है? अध्यास, संबंध का अध्यास। सबके उदाहरण आएंगे आगे। कहूँ संबंध विशिष्ट संबंधी का अध्यास, केवल संबंध का अध्यास नहीं, संबंध विशिष्ट संबंध सहित संबंधी का अध्यास, संबंध विशिष्ट संबंधी का अध्यास है। कहूँ केवल धर्म का अध्यास है, कभी कभी क्या होता है? केवल धर्म का अध्यास। कहूँ धर्म विशिष्ट धर्मी का अध्यास, धर्म सहित धर्मी का अध्यास। ठीक है। कहूँ अन्योन्याध्यास, परस्पर का परस्पर पर अध्यास, कहूँ अन्योन्याध्यास। कहूँ अन्यतराध्यास, बराबर है कि नहीं? अन्यतराध्यास, एक का अध्यास एक का अध्यास नहीं, सबका उदाहरण आएगा। कहूँ अन्यतराध्यास। अन्यतराध्यास भी दो प्रकार का है भाई। वो कौन है दो प्रकार? एक आत्मा में अनात्माध्यास, बराबर। अधिष्ठान कौन हुआ? आत्मा, और उसमें अनात्मा का अध्यास। तो कैसा है? अन्यतराध्यास, एक तरफ से अध्यास है, आत्मा का अध्यास नहीं है, अनात्मा का अध्यास है आत्मा पर। एक आत्मा में अनात्माध्यास, दूसरा अनात्मा में आत्माध्यास। क्या? अनात्मा में आत्मा का अध्यास। किंतु आत्मा का अध्यास कैसा होगा भाई? आत्मा थोड़ी अध्यस्त है। फिर तात्पर्य क्या है तो वो बता रहे आगे। अनात्मा में आत्माध्यास है, इस रीति से अर्थाध्यास अनेक प्रकार का। केवल भेद बताया, ये ऐसा 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 करके, है कि नहीं? इसको क्या कहेंगे? उद्देश्य ग्रंथ। फिर आगे विस्तार करेंगे। इस रीति से अर्थाध्यास अनेक प्रकार का है, लग गया। और उक्त लक्षण का सर्वत्र समन्वय है। जो ऊपर अध्यास का लक्षण किया ना, वो सभी जगह बैठ जाता है। क्या लक्षण किया है? अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आभास अध्यास कही है, लग गया। उक्त लक्षण का सर्वत्र समन्वय है। कैसे? घटाओ घटा रहे। तथा ही मुख्य सिद्धांत में तो सकल अध्यास का अधिष्ठान चेतन है। मुख्य सिद्धांत वेदांत का जितने भी अध्यास है सबका अधिष्ठान कौन है? चेतन, ब्रह्म तत्व। मुख्य सिद्धांत में तो सकल अध्यास का अधिष्ठान चेतन है, बराबर। रज्जु में सर्प प्रतीत होने थे, तहा भी रज्जु पर सर्प का अध्यास हुआ कि नहीं? वह भी ऊपर से कहा जाता है कि सर्प का अधिष्ठान रज्जु है। वस्तुतः रज्जु अधिष्ठान नहीं हो सकती, क्योंकि रज्जु भी क्या है? जड़, कल्पित है। और एक कल्पित पदार्थ दूसरे कल्पित पदार्थ के लिए अधिष्ठान नहीं बनता है। फिर सर्प का अधिष्ठान कौन? रज्जु उपहित चेतन। रजत का अधिष्ठान कौन? शुक्ति उपहित चेतन। रज्जु में सर्प प्रतीत होने थे, तहा भी इदम आकार वृत्ति अवच्छिन्न चेतन से अभिन्न रज्जु अवच्छिन्न चेतन ही सर्प का अधिष्ठान है। केवल रज्जु अवच्छिन्न चेतन भी अधिष्ठान नहीं है। रज्जु अंतकरण की वृत्ति नेत्र द्वारा निकलकर रज्जु तक गई है, उस वृत्ति को कहेंगे इदमाकार वृत्ति। इदम कुछ, क्या कुछ तो है, इदमाकार वृत्ति। और इस इदमाकार वृत्ति का और रज्जु का क्या हुआ? एक देश स्थितत्व हुआ, है कि नहीं? तो वही लिख रहे हैं, ताभी इदमाकार वृत्ति अवच्छिन्न चेतन से, इदमाकार वृत्ति अवच्छिन्न चेतन के साथ अभिन्न हुआ है कौन? रज्जु अवच्छिन्न चेतन। उस चेतन के आश्रित जो अविद्या, उसका कार्य है कौन? सर्प। तो वो चेतन अधिष्ठान हुआ। फिर इदमाकार वृत्ति अवच्छिन्न चेतन से अभिन्न रज्जु अवच्छिन्न चेतन ही सर्प का अधिष्ठान है, लग गया। रज्जु अधिष्ठान नहीं, यह अर्थ विचार सागर में स्पष्ट है। तहा चेतन के अवलक्षण घटा रहे, अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आवास, बराबर। अधिष्ठान कौन है? चेतन। लेकिन इदमाकार वृत्ति अवच्छिन्न चेतन, इदमाकार वृत्ति अवच्छिन्न चेतन के साथ अभिन्न रज्जु अवच्छिन्न चेतन, अर्थात चेतन अधिष्ठान है, उसकी पारमार्थिक सत्ता है। और सर्प की प्रातिभाषिक सत्ता है, रजत की प्रातिभाषिक सत्ता है। तो अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आवास हुआ कि नहीं? हो गया। ता चेतन की परमार्थ सत्ता है, अथवा पारमार्थिक सत्ता मान लीजिए। क्यों? उस चेतन की उपाधि रज्जु व्यवहारिक है, अतः उस चेतन की सत्ता व्यवहारिक मानेंगे उपाधि के कारण।
अथवा ताकि उपाधि रज्जु व्यवहारिक होने ते रज्जु अवच्छिन्न चेतन की व्यवहारिक सत्ता है। अर्थात अधिष्ठान की सत्ता कौन हो गई? एक तो पारमार्थिक किंवा व्यवहारिक, और अध्यस्त पदार्थ जो प्रतीत होने वाला सर्प उसकी सत्ता प्रातिभासिक। तो अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आभास हुआ कि नहीं? हो गया। उपाधि रज्जु व्यवहारिक होने ते रज्जु अवच्छिन्न चेतन की व्यवहारिक सत्ता है। दोनों प्रकार से सर्प और ताके ज्ञान की प्रातिभाषिक सत्ता होने थे। सर्प की सत्ता भी प्रातिभाषिक, सर्प ज्ञान की सत्ता भी प्रातिभाषिक, प्रतीति काल में ही हो तो प्रातिभाषिक है कि नहीं? होने थे अधिष्ठान की सत्ता से विषम सत्ता वाला आभास सर्प और ता का ज्ञान है। अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आभास हुआ कि नहीं? कौन? सर्प और सर्प का ज्ञान। अधिष्ठान की सत्ता से विषम सत्ता वाला आभास सर्प और ता का ज्ञान है। लग गया? या ते दोनों को अध्यास और आभास कहे है कि नहीं? सर्प सर्प का ज्ञान, रजत रजत का ज्ञान, दोनों क्या है? अध्यास आभास। अध्यास ही है, अध्यास बोलो चाहे आभास बोलो, एक ही अर्थ है। ठीक, दोनों मतलब कौन? सर्प सर्प ज्ञान, हाँ सर्प सर्प ज्ञान किंवा रजत रजत ज्ञान, यानी दोनों अध्यास और आभास कहे। ज्ञान और ज्ञान के विषय को आभास कहे। आभास किसको कहते भाई? ज्ञान और ज्ञान का जो विषय उसको कहते हैं क्या? आभास कहे। इस रीति से सर्वत्र अध्यास का अधिष्ठान चेतन कहे। तब तो सभी जगह अध्यास का अधिष्ठान यदि कहेंगे कौन है? चेतन। तो अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला हुआ कि नहीं आभास? लक्षण घट गया। इस रीति से सर्वत्र अध्यास का अधिष्ठान चेतन कहे तब तो अधिष्ठान की परमार्थ सत्ता बराबर और अध्यस्त की प्रातिभाषिक सत्ता होने ते अधिष्ठान ते विषम सत्ता वाला आभास बराबर। आभास मतलब ज्ञान और ता का विषय। अधिष्ठान ते विषम सत्ता वाला आभास का ये ज्ञान और ता का विषय स्पष्ट ही है। लग गया? और रजत का अधिष्ठान शुक्ति है। यह व्यवहार लोक में होवे। लोक रजत का अधिष्ठान किसको कहते हैं? शुक्ति को। थोड़ी देर के लिए शुक्ति भी मान लो लोक व्यवहार के अनुसार, तो भी लक्षण घट जाएगा। अधिष्ठान शुक्ति, उसकी सत्ता व्यवहारिक बराबर, और रजत की सत्ता प्रातिभाषिक। तो अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आभास हुआ कि नहीं? और रजत का अधिष्ठान शुक्ति यह व्यवहार लोक में होवे। या ते अवच्छेदकता संबंध से शुक्ति भी रजत का आश्रय है। यद्यपि वैसा देखा जाए तो रजत का आश्रय चेतन नहीं है, किंतु उस चेतन का अवच्छेदक है कौन? शुक्ति। चेतन को अलग करके दिखाने वाली है कौन? शुक्ति। अतः अवच्छेदकता संबंध से शुक्ति भी हो गई रजत का आश्रय। या तो अवच्छेदकता संबंध से शुक्ति भी रजत का आश्रय है। लग गया? काहे थे? चेतन में रजत के अधिष्ठानता का अवच्छेदक शुक्ति होने थे। चेतन शुद्ध चेतन किसी का अधिष्ठान नहीं है, उसमें भी अधिष्ठानता आने के लिए क्या चाहिए? उपाधि। यहाँ पर उपाधि कौन है? शुक्ति बराबर है कि नहीं? और जगत का अधिष्ठान कौन है? चेतन ब्रह्म। वो भी कौन सा? मायावच्छिन्न चेतन बराबर। चेतन में रजत की अधिष्ठानता का अवच्छेदक शुक्ति होने ते तामे चेतन में बराबर। आगे क्या है? रजत का है ना, तो रजत का इस शब्द को खोड़कर लिखिए शुक्ति का। तामे चेतन में शुक्ति का अवच्छेदकता संबंध है। शुक्ति का चेतन के साथ कौन संबंध है? अवच्छेदकता, क्योंकि अवच्छेदक करने वाली कौन है? शुक्ति। चेतन को अवच्छेदक, चेतन की अवच्छेदक कौन है? शुक्ति। तामे शुक्ति का अवच्छेदकता संबंध है। लग गया? अवच्छेदकता संबंध शुक्ति को रजत का अधिष्ठान कहे। अवच्छेदकता संबंध से शुक्ति क्या है? रजत का अधिष्ठान। रजत का अधिष्ठान कहे तो शुक्ति की व्यवहारिक सत्ता और रजत की प्रातिभाषिक सत्ता। तो अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आभास हुआ कि नहीं? शुक्ति की व्यवहारिक सत्ता है, रजत की प्रातिभाषिक सत्ता। लग गया? याते भी, इसलिए भी अधिष्ठान से विषम सत्ता है बराबर। अधिष्ठान से विषम सत्ता हुआ कि नहीं? अधिष्ठान से विषम सत्ता है। इस रीति से सर्व अध्यासों में, सभी अध्यासों में क्या? आरोपित से अधिष्ठान की विषम सत्ता है बराबर। आरोपित
रजत वगैरह, और उसकी सत्ता कैसी है? अधिष्ठान की सत्ता से विषम सत्ता, विपरीत सत्ता। आरोपित से अधिष्ठान की विषम सत्ता है। जा पदार्थ में आधारता प्रतीत होवे सो अधिष्ठान कहिए। अधिष्ठान कौन? जिस पदार्थ में आधारता प्रतीत होते वो क्या है? अधिष्ठान। जैसे भूतल पर घट रखा, अधिष्ठान कौन है? भूतल। आधेय कौन है? जा पदार्थ में आधारता प्रतीत होवे सो अधिष्ठान कहिए। यह आधारता परमार्थ से होवे अथवा आरोपित होवे, बराबर। आधार पारमार्थिक हो किंवा आरोपित हो, जैसे है कि नहीं? अधेरे आगे यह आधारता परमार्थ से होवे अथवा आरोपित होवे, और परमार्थ से आधार होवे सो अधिष्ठान कहिए। इतना ही। परमार्थ से वस्तुता जो आधार होता है वो अधिष्ठान, और आरोपित रूप से जो आधार होता है उसको हम केवल आधार कहते हैं, अधिष्ठान नहीं। पंक्ति देखिए, परमार्थ से आधार होवे सो अधिष्ठान कहिए। ऐसा आग्रह या प्रसंग में नहीं, किंतु या प्रसंग में यह आग्रह नहीं करना है। आगे बताएंगे अधिष्ठान और आधार का भेद, किंतु यहाँ पर आधार और अधिष्ठान का भेद नहीं करना है, आग्रह नहीं करना है। केवल इतना ही लक्ष्य ध्यान नहीं देना है। क्या कि नहीं अभी दिया ना, जा पदार्थ में आधारता प्रतीत होवे सो अधिष्ठान, इतना ही ध्यान में रखना है कि जिसमें आधारता प्रतीत हो रही है वो क्या है? फिर अधिष्ठान आधार इनका भी कुछ लोगों ने भेद किया है, किंतु वो विचार यहाँ पर करना नहीं। जा पदार्थ में आधारता प्रतीत होवे सो अधिष्ठान कहिए। यह आधारता परमार्थ से होवे अथवा आरोपित होवे। जिस किसी में आधारता प्रतीत हो रही ना वो अधिष्ठान समझ लीजिए यहाँ पर, बराबर है कि नहीं? तो रजत का अधिष्ठान शुक्ति, क्योंकि आधार शुक्ति प्रतीत हो रही है। सर्प का अधिष्ठान रज्जु, क्योंकि आधारता उसमें प्रतीत हो रही है। घट का अधिष्ठान भूतल, क्योंकि भूतल में आधारता प्रतीत हो रही है। ठीक, अथवा आरोपित होवे, और परमार्थ से आधार होवे सो अधिष्ठान कहिए। ऐसा आग्रह या प्रसंग में नहीं काहे थे। जैसे आत्मा में अनात्मा का अध्यास है। आत्मा में क्या है? अनात्मा का अध्यास, बराबर है कि नहीं? अनात्मा जगत, उसका अध्यास किसमें होता है? आत्मा में। आत्मा में अनात्मा का अध्यास है, तैसे अनात्मा में आत्मा का अध्यास है। अनात्मा में भी कभी कभी क्या होता है? आत्मा का अध्यास। जैसे देह अनात्मा है कि नहीं? लोगों को लगता है कि ये देह ही मैं हूं, तो अनात्मा में आत्मा का क्या हुआ? तैसे अनात्मा में आत्मा का अध्यास है, और अनात्मा में परमार्थ से आत्मा की आधारता है नहीं, किंतु वस्तुतः अनात्मा आधार हो नहीं सकता। किसका? आत्मा का। अनात्मा में परमार्थ से मतलब वस्तुतः आत्मा की आधारता है नहीं, किंतु आरोपित आधारता है। अनात्मा देहादि वो वस्तुतः आधार है क्या आत्मा का? नहीं, किंतु आरोपित आधार है। ठीक है, या आधार मात्र को या प्रसंग में अधिष्ठान कहे हैं। जो भी आधार रूप से प्रतीत हो रहा है उसको यहाँ पर क्या कहेंगे? अधिष्ठान। फिर लक्षण सब जगह घट जाएगा। अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आवास। जहाँ अनात्मा में आत्मा का अध्यास है तहाँ अधिष्ठान कौन? अनात्मा, ताकि व्यावहारिक सत्ता, और आत्मा की पारमार्थिक सत्ता। तो अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आवास हुआ कि नहीं? इसका मतलब आत्मा कल्पित हो गया, ऐसी बात है क्या? नहीं, आत्मा तो वही सच्चा है। किंतु यहाँ पर इतना ही ध्यान में रखना है क्या? जिसमें जिस पदार्थ में आधारता प्रतीत हो रही है उसको समझना अधिष्ठान, और उसको लेकर लक्षण का समन्वय करना है ऐसा, ताकि व्यवहारिक सत्ता है और आत्मा की पारमार्थिक सत्ता है। लग गया? याते अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आवास है, इसलिए क्या बन गया? अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आवास, उसको कहते हैं अध्यास। ठीक है, ये हो गया भाई। अब आगे अन्योन्याध्यास में शंका समाधान। फिर अन्योन्याध्यास का स्वरूप क्या है, और फिर उसमें शंका, फिर उसका समाधान, इन सभी बातों का विचार यहाँ होना है, बराबर। किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्